नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। प्रधानमंत्री जी विदेश में है, मोदी मोदी के नारे लगवा रहे हैं, लेकिन देश में भूचाल मचा हुआ है, सियासी भूचाल, बिहार से लेकर दिल्ली तक। और अगर हम धनखड़ की बात करें तो क्या उनके लिए ये कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? क्या धनखड़ यही कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेतागण हैं या सरकार है उनसे? क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें धनखड़ को लेकर आ रही हैं, वो जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये जरूर खड़े करती हैं कि जो धनखड़ बिल्कुल पेश थे नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार के सामने, विपक्ष को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते थे, आखिर उनसे इतनी नाराजगी, इतना ट्रस्ट डेफिसिट आखिर कैसे हो गया सरकार और धनखड़ के बीच में कि आनन फानन में उन्हें हटा दिया गया? क्या जुडिशरी पर किया गया उनका कमेंट इतना बड़ा हो गया कि राष्ट्रपति से जो जुडिशरी से जुड़े कुछ लोग, जिसमें एक्स सीजीआई भी हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की, प्रधानमंत्री से एक्स सीजीआई ने मुलाकात की और मुलाकात करके ये कहा कि जिस तरह की टिप्पणियां जुडिशरी को लेकर की जा रही हैं, क्या आप उससे अग्री करते हैं? तो ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इससे डिसअग्री करते हैं। ये भी कहा गया कि एक नहीं दो मंत्रियों ने फोन किया जगदीप धनखड़ को और ये कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब उनको इस कुर्सी से चले जाना चाहिए। ये तो वो स्टोरी है जो आपको मीडिया के एक धड़े के हवाले से आपको पता चल रही है। ये वो स्टोरीज हैं जब धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया उसके बाद सामने निकल कर आ रही हैं। ये वो खबरें हैं जो बताई जा रही हैं, लेकिन क्या वो खबर हमें पता चल पाएगी जो जगदीप धनखड़ के दिल में है? क्या नए सत्यपाल मलिक बनने जा रहे हैं जगदीप धनखड़? क्योंकि ये कहा जाता है कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट वो किसी काम का नहीं होता है। तो क्या ये झुके हुए जाट जो जगदीप धनखड़ थे, वो क्या खड़े हुए अब नजर आएंगे? क्या उनकी झुकी हुई जो स्पाइन थी, रीढ़ की हड्डी, क्या अब वो सीधी होती हुई नजर आएगी? और वो देश हित में अगर जुडिशरी को लेकर सवाल कर रहे थे और लगातार वो टिप्पणियां कर रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार संविधान को लेकर जो वो सवाल उठा रहे थे और उसको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब कुछ देश हित में कर रहे हैं, तो क्या देश हित में वो सामने आकर लोगों को ये बताएंगे कि आखिर क्या हुआ? क्या ऐसे कोई राज जगदीप धनखड़ के पास सरकार के हैं जो आकर अगर वो बोलेंगे तो उससे एक नया सियासी भूचाल आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के लिए ये एक तरह से विदाई का कोई कारण क्या बन सकता है? आपने देखा था सत्यपाल मलिक ने जिस तरह की टिप्पणियां की थी, उसके बाद जिस तरह के उनके इंटरव्यूज हुए थे और उसने धमाकेदार विस्फोटक जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे, उससे भूचाल मचा था और ये पता चला था कि जम्मू कश्मीर में आखिर हुआ क्या था। आपको याद होगा पहलगाम को लेकर, पुलवामा को लेकर, माफ कीजिएगा, उन्होंने और किसानों को लेकर किस तरह की बातें उन्होंने कही थी और लगातार प्रधानमंत्री और सरकार को लेकर एक के बाद एक उन्होंने नए नए पर्दाफाश जो है वो किए थे। अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ नए सत्यपाल मलिक बनेंगे और क्या वो इस तरह से जल्द किन्हीं राज से पर्दा उठा सकते हैं? कल आपने एक खबर देखी होगी जो कि एक मीडिया चैनल के हवाले से थी, जो कि बीजेपी का बहुत ही चहेता चैनल है, जिसकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल जगदीप धनखड़ का जो दफ्तर उनके घर में बना हुआ है उसको सील कर दिया गया है। सोशल मीडिया की जो उनकी टीम है उसको भी फौरन वहां से हटा दिया गया है और इसको फिर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और फैक्ट चेक करके बताया कि ये गलत है। अब आप ये देखिए कि अगर इंडिया टीवी या फिर रिपब्लिक भारत की तरफ से ये खबरें चलाई जा रही हैं जो कि सरकार के पिट्ठू हैं, तो ऐसे ही तो नहीं चलाई जा रही होंगी। और उसके बाद फिर पीआईबी का फैक्ट चेक, और अब अगर आप इस खबर को जाकर सर्च करेंगे, अगर आप ये खबर डालेंगे गूगल पर और सर्च करेंगे तो ये खबर आपको दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इसमें एरर दिखाई देगा या फिर कोई और खबर आपको इसमें दिखाई देगी। यानी कहीं ना कहीं इस खबर को, क्योंकि सरकार शायद ये नहीं चाहती है कि इस तरह से जगदीप धनखड़ जो है वो ऐसे हेडलाइंस बटोरे, ये इस तरह की हेडलाइंस में वो बने रहें जो उनके लिए सवाल खड़े करे, और यही वजह है कि इस तरह की खबरों को हटवाया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है फिर से जस का तस बना हुआ है कि क्या पिक्चर
अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली से लेकर बिहार तक, उस पर आप ये देखिए कि पार्लियामेंट के बाहर तो लगातार विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है, पार्लियामेंट के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लग रहा है कि लोकसभा या राज्यसभा चलाने के मूड में सभापति या सरकार नजर नहीं आ रही है। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है अगले 2 मिनट में उसको स्थगित कर दिया जाता है, फिर शुरू होती है, फिर स्थगित हो जाती है। आप ये देखिएगा जिस दिन प्रधानमंत्री को बोलना होगा उस दिन कैसे सुचारू रूप से ये पूरी कार्यवाही आपको चलती हुई नजर आएगी। जब विपक्ष हंगामा कर रहा है तो उस कार्यवाही को चलने ही नहीं दिया जा रहा है। एसआईआर पर कोई डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो रहा है। वहीं बिहार विधानसभा का सेशन भी चल रहा है और वहां पर ये नारे लगाए गए उसके बाहर कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, और लगातार असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर एसआईआर के इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। हालत अब ये हो गई है कि तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि ऐसे चुनाव में जाने का कोई फायदा नहीं है। हम अब सोच रहे हैं कि इस और महागठबंधन ये सोच रहा है कि क्यों ना इसको लेकर बहिष्कार किया जाए, और हम सीरियसली इस पर विचार कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाए। और वहीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को लेकर जिस तरह से मोर्चा खोला है और चुनाव आयुक्त की तरफ से जिस तरह का आज बयान दिया गया है उसको उन्होंने नॉनसेंस कहा है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगी राहुल गांधी को और फिर आप सुनिएगा तेजस्वी यादव को भी। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। मैंने जो कल बोला था जी, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग as the election commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands one constituency. कर्नाटका की yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to तो यहाँ पर सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप बच के निकल लेंगे इस सब कुछ करके जो आप धांधलियां कर रहे हैं कर्नाटका से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र और अब बिहार में, और आपको लग रहा है आप बच के निकल लेंगे, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम आप तक पहुंचेंगे और आपको ऐसा नहीं करने देंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। सुनिए तेजस्वी यादव को भी बहुत गंभीर बातें उन्होंने कही हैं। भाई जब 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 एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तो ये विकल्प हमारे पास खुला है। जब जनता को वोट ही नहीं देने दिया जाएगा तो ऐसे चुनाव का फिर क्या फायदा? चंडीगढ़ मॉडल जो है वो अपनाया जा रहा है, चुनाव को हड़पा जा रहा है, और हम इस पर सीरियसली विचार कर रहे हैं कि हम चुनाव में हिस्सा ना लें, इसका बहिष्कार करें। अगर ऐसा ही चलता रहा, आप सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी कितना बड़ा बयान दे रही है और उस पर
चुनाव आयुक्त जो है वो पहली बार सामने आए हैं, वो भी एक टीवी चैनल पर वो बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तेजस्वी यादव के बयान पर चुनाव आयोग ने ये जवाब दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि क्या चुनाव के बहिष्कार के डर से चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए और जिन लोगों की पहले मौत हो चुकी है उन्हें वोट डालने दे। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं जो लोग, क्या उन्हें हम वोट डालने दें। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों को हम वोट डालने दें, क्या जो लोग बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए हैं क्या उन्हें दो दो जगहों पर हम वोट डालने का जो है वो अधिकार दें। क्या इनमें से एक भी बात आपको ऐसी लगती है कि चुनाव आयोग ने वाकई में जो सवाल सीरियसली पूछे जा रहे हैं, जिनके ऑडियो वीडियो प्रूफ्स जो हैं वो मौजूद हैं, उन पर चुनाव आयोग देखिए किस तरह का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरी प्रक्रिया कैसी है। आखिरी उम्मीद, क्या अब सुप्रीम कोर्ट बचता है? क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद रखें हम 28 तारीख को? क्या उस पर अंतरिम रोक लग सकती है? और क्या अगर वहां से अंतरिम रोक नहीं लगती है तो उसके बाद क्या बड़े पैमाने पर हम कोई जन आंदोलन देखेंगे? तेवर तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के। इस बार चुनाव आयोग आसानी से बचकर निकलने वाला नहीं है, ये सीधे तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम दूसरा महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका इसको नहीं बनने देंगे, ये सीधे तौर पर तेजस्वी और राहुल गांधी ने कहा है। चलिए आज इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। आप देख सकते हैं मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। ओंकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार चुनाव आयोग, चुनावी धांधली, इस सब पर लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं मुखरता से, निडर होकर। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी कार्यक्रम में। और आप बिहार से भी आते हैं अरुण जी, इसलिए मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मामला आपसे पर्सनली भी जुड़ा हुआ है। आपसे मेरा सवाल कि मैं धनखड़ पर आऊंगी, ओंकारेश्वर जी से मैं वो सवाल पूछूंगी, लेकिन आपसे मेरा सवाल, इतनी सीरियस बात अगर तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं और फिर चुनाव आयुक्त का इस तरह का जवाब, आप कैसे अब इस पूरे मामले को आगे जाता हुआ देख रहे हैं? क्या बहिष्कार ही आखिरी हल आपको लगता है? नमस्कार बुशरा जी। देखिए, ये चुनाव आयोग पहले तो अपनी सफाई दे। अजित अंजुम ने जाके और वहाँ के जितने भी मतदाता हैं उसमें से कम 50% लोगों ने ये कहा कि उन्होंने जो है फॉर्म नहीं भरा है और उनका फॉर्म जो है बीएलओ ने भर दिया और दस्तखत भी कर दिया। ये जो है इंडियन पीनल कोड जो पुराना वो था उसके 463 धारा के अंदर में ये फोर्जरी है। अगर इतने बड़े पैमाने पे जहाँ की रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अभी जैसे आपका नाम है, सॉरी आपका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ या अपना ही एग्जांपल, कि मैं अरुण अग्रवाल पूरा दस्तखत करता हूँ और वहां पे अगर खाली ए अग्रवाल है तो मेरा दस्तखत तो फर्जी हो गया। तो क्या ये सरकार, क्या ये सुप्रीम कोर्ट, क्या ये चुनाव आयोग ऑफिशियली फर्जीवाड़ा करने को तैयार है और उसको जो है माफ करने को तैयार है? पहले तो इसका जवाब देना। वो चुनाव आयोग है तो क्या वो बीएलओ को, क्या सबसे पहले तो क्या ज्ञानेश कुमार ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कहा कि तुम 90% जो है फॉर्म जो है 1 महीने में ले आओ? क्या उसने जो है फिर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर था उस पर दबाव डाला? उसने जो है ईआरओ पर, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पर डाला जो कि वहाँ का बीडीओ होता है या एसडीओ होता है, और उसने बीएलओ पर दबाव डाला। तो अगर ऊपर से नीचे तक दबाव डाला तो सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं और सारे के सारे जो है फर्जीवाड़े में हैं। तो 120 और 463 के अंदर में इनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा चले? और एक नहीं, इतना ही अजित अंजुम ने जो है एक एक करके, और तो और वो ऑल्ट जो वो साइट है उसके ऊपर उसने पूरी एनालिसिस करके दिखा दी कि ये जो है वहाँ दस्तखत कर रहे हैं, ये नहीं कि मृतक लोगों की जगह पर दस्तखत कर रहे हैं, वहाँ पर दस्तखत कर रहे हैं जहाँ की वोटर का नाम है।
और कितने लोगों ने, और बड़ा आसान है, देखिए आप अगर इलेक्ट्रल के साइट पर चले जाइएगा तो अगर अपना एपिक नंबर डालिएगा तो उससे पता चल जाएगा आपका कौन है बीएलओ, और इलेक्शन कमीशन के साइट पर अगर एपिक नंबर डालिएगा तो पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपने फॉर्म भरा ही नहीं, जमा ही नहीं हुआ, और ऐसे अगर कम से कम, आप बाकी तो छोड़िए, मैं कहता हूं केवल 2 ही लाख हैं, वैसे कम से कम 50 लाख ऐसे लोग, ये इंडस्ट्री बनी हुई थी। जो हॉल दिखाया था अजीत अंजुम में, उसमें 40 लोग बैठे हुए थे और यही काम खाली फर्जीवाड़ा कर रहे थे। दूसरी जगह वो अपने बेगूसराय में गए तो जो उन्होंने पूरे फॉर्म को ऊपर से नीचे किया तो वो सब ब्लैंक थे। तो इस तरह से अगर चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है तो दे शुड बी बिहाइंड बार। दूसरी बात, ये पूरे इसमें चले जाइए, इनके खुद के इंस्ट्रक्शंस हैं कि डुप्लीकेट देके एक तुम रिसीट कराओगे। 95% क्या ऑलमोस्ट 100% को इन्होंने न 2 फॉर्म दिए और न 2 फॉर्म रिसीट कराए। तो अपने ही इंस्ट्रक्शन का इन्होंने पालन इसलिए नहीं किया कि बाद में कोई भी ना कह सके कि हमने भरा था। उसके बाद जो है ये 71 लाख जो 10% है, जिसका मन में आवेगा, जो कि ऑपोजिशन के वोट्स हैं, उसको ये काट देंगे। अभी तो किसी बहुत कम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो ये उनके साथ दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि कितना बड़ा ये काबिल हो गया ये ज्ञानेश्वर कुमार। 14 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं 2003 से, और 2003 से लेके इनसे कम नंबर वाले लोग नहीं थे जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। किसी ने नहीं कहा कि इंटेंसिव रिवीजन करो। वो जो पहले का जो डिजिटल का जो था उसी के ऊपर एनुअल रिवीजन करके उस वो क्या कहते हैं वोटर लिस्ट को ये लोग मान लेते थे ये सही लिस्ट, और उसमें 3 महीना लगाते थे, हर साल ये प्रतिक्रिया होती थी। तो ये इतने बड़े काबिल आदमी नहीं है, इनका एक ही क्वालिफिकेशन है कि ये अमित शाह के पिट्ठू हैं और उन्हीं का एजेंडा ये कर रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट को, मैं भी इसमें गलत मानता हूं, आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स, कि अगर सुप्रीम कोर्ट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए समय नहीं है तो क्या चीज के लिए समय है? उससे ज्यादा क्या जरूरी है कि एक बेईमान आदमी को आपने, आपके कारण वो जो है आज ज्ञानेश कुमार उस कुर्सी पर बैठा हुआ है, नहीं तो कोई भी इम्पार्शियल आदमी होता तो ये अमित शाह का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रहा हुआ है, उस आदमी को तो कभी नहीं अपॉइंट करता। तो अगर 2-3 मेंबर होता, एक मैं मानता हूँ मान ले कि जो है चीफ जस्टिस भी होते, तो उतना तो ये करते कि न्यूट्रल रहते। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि इसने आके पूरी विपत्ति डाल दी। और अमित शाह का सिटीजनशिप का जो वो है एजेंडा है, उसको ये इनडायरेक्टली पूरा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप देखेंगे जो कि इलेक्ट्रल का जो मैनुअल है इलेक्ट्रल रोल बनाने का चुनाव आयोग का, उसके अंदर में जो समरी रिवीजन की जो प्रक्रिया प्रोसीजर लेट डाउन है, वो इसके इंटेंसिव रिवीजन से कहीं ज्यादा सख्त है। अगर 71 लाख वोट कटे 5 जनवरी की इलेक्ट्रल रोल से आज के तारीख में 6 महीने में कटे, तो उस पर जो है जिम्मेदारी बीएलओ की होनी चाहिए। उन लोगों ने अपना काम नहीं किया, उनके ऊपर आपने एफआईआर करी, आपने उनको जेल भेजने का इंतजाम करा। आप बड़े बड़े भाषण देते हैं कि क्या हम घुसखोरों को ले ले। अरे पहले तो ये सूची दो कि जो 2025 की सूची है और जो तुमने अभी बनाई है उसमें क्या अंतर है, पहले इसको भी बताओ, तब हम बात करेंगे। और उसमें दिखाओ कि उसमें ये जो 71 लाख जो तुम कह रहे हो कि मर गए और पलायन कर गए और जो है घुसपैठिए हैं, सबका नाम बताओ, तब तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी। ये जमा खर्च वही अरुण जी वही कह रहे हैं, ये अभी जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि
कि भाई इसी से तो इन्हीं वोटर्स के सहारे मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बने, और अब अचानक से आप ये कह रहे हैं कि ये जो वोटर्स हैं वो जो है अब कोई मान्य नहीं है। और 2 जनवरी में ही रिवीजन हुआ था, तो इतनी जल्दी इतने सारे वोटर्स जो है मर गए या डबल हो गए या कहीं चले गए, और अब आप जब इतने गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप इस तरह का एक चुनाव आयोग जवाब दे रहा है जब पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। आप एक टीवी नहीं, ये चैनल पर भाई- जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं जहां पार्टियां ये कह रही हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, तो कह रहे हैं कि क्या आपके बहिष्कार के डर से हम ये सब करना छोड़ दें? नहीं नहीं, अपना काम करिए ना। आप 25 की लिस्ट और अभी बताइए, आप जो है जितना जितना लोगों का फर्जी आपने दस्तखत किया है, अगर बीएलओ ने किया है तो इसका मतलब है कि ज्ञानेश कुमार ने किया है दस्तखत। जो फर्जी दस्तखत है उसकी जिम्मेवारी लीजिए ना पहले। अजीत अंजुम के वीडियो को आप गलत दिखाइए ना। और जितना भी और सब भी वहां पर जितने लोकल न्यूज़पेपर है, अमर उजाला जैसे न्यूज़पेपर, जहां पर वो दिखाया गया है कि कैसे बीएलओ ने, और बीएलओ को कहा गया कि तुम दस्तखत करो, अपना टारगेट पूरा करो, और जो नहीं कर रहा था उसको धमकाया गया तो वो रिजाइन कर दिया। तो पहले तो अपना फर्जीवाड़े का अपना पहले ये लोगों को दिखाएं कि आई एम नॉट अ फ्रॉड, आई हैव नॉट कमिटेड अ फ्रॉड, तब इसके आगे। और फिर ये दिखाएं कि सबको इन्होंने 2 प्रतिलिपि दी। उन्होंने क्या किया, जब हल्ला हुआ कि रिसीट नहीं दे रहे हैं तो कुछ महिलाओं को लेके, करीब 10-12 लोगों को लेके उन्होंने एक तस्वीर फोटो खिंचवाई जिसको अपलोड कर दिया, जहां पर वो डिस्प्ले कर रहे थे कि देखिए ये मेरी पावती है, दिस इज द डुप्लीकेट, ये जो इनुमरेशन फॉर्म का जो डुप्लीकेट है ये है। अब अजीत अंजुम तो एकदम खार खाए हुए हैं कि ये झूठा एफआईआर मेरे ऊपर किया। वो खोजते खोजते वहां पहुंच गए और उन्हीं महिलाओं को इंटरव्यू किया जिनका कि वो फोटो खींच के ये दिखा रहे थे अपना प्रमाण। तो उन्होंने सब ने कहा कि वो कागज दिया और हमसे ले लिया। नाउ दिस इज अनदर फ्रॉड। और ये अपलोड कर रहे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। अरे भाई यार, कॉट, देखिए ऑडियो एक होता है कि ओरल एविडेंस होता है, हाँ, तो आदमी झूठ बोल सकता है, दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। ऑडियो विजुअल पर आप लोगों को ये नहीं कर सकते कि ये गलत बोल रहे हैं। वही महिलाएं कह रही हैं कि ये हमको दिए और ले गए। और कोई भी, और अजीत अंजुम कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला पूरे बिहार के दौरे के अंदर में जिन्होंने ये कहा हो कि हमें पावती मिली। अब पावती क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि आपके पास तो कोई प्रूफ है नहीं। जिसका मन में आएगा नाम काटेंगे, जिसका जोड़ेंगे। पन्ना प्रमुख के साथ इनकी सारी दलीलें खोखली है, इनकी दलीलें बेईमानी वाली है। अगर एक निष्पक्ष आज जो है बैठ जाए तो ये जितने लोगों ने फर्जी दस्तखत किया है, मैं आपको पक्का कहता हूं कि 50% बीएलओ जो है फर्जी दस्तखत करके फॉर्म जमा करने में फर्जीवाड़े में पकड़े जाएंगे और सबको कम से कम 2 साल की कैद होगी। ये करने को तैयार हैं। What you are nothing but a fraud। और इनकी नियुक्ति कभी नहीं होती, ये सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति की है। ही इज अ यूसुपर, ही इज अ प्रिटेंडर टू दैट ऑफिस। और ये जितने भी इनके पहले 14 आईएएस अफसर हुए वो सारे ने एक्सेप्ट कर लिया। तुम ही इतने तेज निकले। अरे तुम जो हो, जैसा तुम्हारा मिनिस्टर उतना ही वैसे ही हो तुम। जो वो बेईमानी करते हैं वही तुम भी बेईमानी करते हो। और तुमने वहां पर एनआरसी नहीं लगा पाए तो अब जो है बैकडोर से पूरे देश में एनआरसी लगा रहे हो और कुछ नहीं है। तो मैं इस मामले में तेजस्वी यादव का पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि अगर रिग करके तुमको चुनाव हारना ही है तो इससे बढ़िया मत लड़ो। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हो जाएगा कि इंडिया में अब डेमोक्रेसी नहीं बची। इंडिया में जो है मोदी साहब ने चुनाव आयोग को मैनिपुलेट कर लिया, जुडिशरी को मैनिपुलेट कर लिया, और अब डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा एक देश बन गया है। एकदम बॉयकॉट करें। मैं
इसके लिए देखिए, ये आप अपना ये करते हैं कि हमारा चुनाव आयोग दूसरे जगह जाके सर्टिफिकेट दे रहा था कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, दूसरे जगह के देशों के लोग आके यहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे। अब तुम क्या हो? यू आर अनदर चीट, यू आर अनदर कुक। और मैं ये कह रहा हूँ, ये सब अगर ज्ञानेश कुमार को हिम्मत हो तो हमारे ऊपर डिफेमेशन का वो लगाओ, क्योंकि इनने जो है फर्जी दस्तखत इनोमिनेशन फॉर्म पर किए हैं, तुम्हारे एम्प्लॉय ने किया है, बीएलओ तुम्हारा एम्प्लॉय है, तुम उसको पैसा दे रहे हो, और अगर उसने दस्तखत किया है तो तुमने दस्तखत किया है। और 1-2 होता तो मैं मान लेता। अगर जो है 1 लाख में ये पाया जाता है कि 50,000 बीएलओ ने फर्जी दस्तखत किया है, तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने फर्जी दस्तखत करवाया है। तो ये क्रिमिनल क्या बोलेगा, किसको भाषण देगा? नथिंग बट अ क्रिमिनल। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, गंभीर बातें कही हैं, और जितनी एक तरह से खुलकर कही जानी चाहिए, जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, वो सब आपने यहाँ पर कहा है। ओंकारेश्वर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि पहले अगर जगदीप धनखड़ को लेकर आपने बात कही और फिर एसआईआर पर, क्योंकि अभी एसआईआर पर अरुण जी ने कहा है, लेकिन दोनों पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। लेकिन पहला ये कि जो जगदीप धनखड़ को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या आपको ये लग रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि नए सत्यपाल मलिक वो बन सकते हैं, अभी नहीं तो 2-4 दिन में, 2-4 दिन में नहीं तो एक आध हफ्ते में नहीं तो हो सकता है उससे कुछ और ज्यादा वो वक्त ले लें, लेकिन वो बोलेंगे तो जरूर, और कुछ ऐसा बोलेंगे जो सियासी घमासान और भूचाल लाने के लिए काफी है। क्या आपको भी ये लगता है कि जुडिशरी को लेकर जिस तरह की उनके कमेंट्स थे, और जिस तरह से मुलाकात कुछ जुडिशरी के लोगों ने राष्ट्रपति से की और प्रधानमंत्री से भी की, जिसमें एक्स-सीजीआई भी थे, और जिस तरह से वो जस्टिस वर्मा को लेकर जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था इम्पीचमेंट मोशन, वो भी विपक्ष का, ये सब इसने पटकथा लिखी उनके इस्तीफे की, और इतना कह सकते हैं कि बेइज्जत करके या अपमानजनक तरीके से लिया गया है, जिसकी शायद ही किसी ने कोई कल्पना की होगी। क्या आपको लग रहा है जल्द कुछ ऐसे राज हैं जो सामने निकलकर आ सकते हैं, और इसका भी इंतजाम सरकार कर ही रही होगी जिस तरह की सरकार है? उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ साहब का मसला बहुत पेचीदा है। एक समय तो उन्होंने बहुत जम के मोदी भक्ति दिखाई, और उनको जब वेस्ट बंगाल के मोर्चे पर लगाया, उन्होंने राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी की चूड़ियां कसने के लिए, तो उन्होंने जम के चूड़ियां कसी, उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल रूप से इतनी कसी कि चूड़ियां टूटने लगी, और ममता जी ने एक बार तो ट्विटर पे उनको ब्लॉक कर दिया। ये पहली घटना है कि कोई मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल जो महामहिम कहे जाते हैं उनको ट्विटर पे ब्लॉक कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि आप इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे, अपने पद की गरिमा से आगे जाके उसको लांघते हुए कि एक मुख्यमंत्री को वो कदम उठाना पड़ता है। और इसी का उनको इसका उनको वो मिला, जो कहते हैं कि फल मिला कि मोदी जी ने सीधे सीधे उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। क्या आपको लगता है कि उस समय, जिस समय इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना, भारतीय जनता पार्टी में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था? बहुत सारे हसरतगार होंगे, दावेदार होंगे, उम्मीदवार होंगे कि साहब मेरा नाम आ जाए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, लेकिन सबको परे रख के मोदी जी ने किसको चुना? जगदीप धनखड़ साहब को। क्यों? क्योंकि ये मेरे लॉयल हैं, मेरे हिसाब से चलते हैं, मैं जैसा चाहता हूं वैसा करते हैं, और थोड़े पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट रहे हैं, तो जाहिर है अपर हाउस में बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और उनका अगर मुकाबला करना है, उनके ऊपर अगर नियंत्रण करना है, उन हाउस रन करना है, तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो लेकिन वहां बैठने के बाद उन्होंने फिर वही कोशिश की जो वो वेस्ट बंगाल में कर रहे थे। क्या क्या नहीं कहा है, जिस पद पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग बैठे, जिनके नाम से आज भी देश में टीचर्स डे मनाया जाता है, इतना बड़ा सम्मान का पद वो था, लेकिन वो इस पर जाके भूल गए। उनको लगा कि नहीं, मेरी ड्यूटी तो सिर्फ ये है कि जो किसी तरह मैं अपने आप को साबित करूं कि मैं औरों से ज्यादा बड़ा लॉयल हूं, औरों से ज्यादा बड़ा भक्त हूं।
तो कभी वो गांधी और मोदी की तुलना करते हुए गांधी तो पिछले युग के महापुरुष थे और ये युग पुरुष हैं, वो मात्र महापुरुष थे और ये युग पुरुष हैं। सुप्रीम कोर्ट पे निशाना साधते हुए आपने कह दिया कि इनके पास तो मिसाइल है, उन्होंने मिसाइल दागी। अरे साहब, कैसे कह सकते हैं आप? इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? विपक्ष पे निशाना साधना हो तो कह देंगे कि ये दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं। आप अपने देश के विपक्ष को कैसे देशद्रोही जैसे शब्दों से नवाज सकते हैं? मतलब आलम, ये 146 सांसदों का आपने निलंबन किया ऐतिहासिक रूप से। ये पहला मौका था भारतीय इतिहास में कि किसी उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये ठीक है कि उसमें विपक्ष के पास बहुमत नहीं था, तो टेक्निकल कारण बता के उसको गिरा दिया गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आया ना, तो आपने विपक्ष का ज्यादा विश्वास खोया ना। अब उल्टा क्या हो गया? अचानक क्या हो गया कि जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे थे वो अचानक आपसे खिलाफ हो गए। आपने उस दिन गलती की, एक दिन आपकी अंतरात्मा जगी किसी पब्लिक मंच पे, तो आपने कृषि मंत्री को आड़े हाथों ले लिया कि साहब ये बताओ हमसे कि क्या वायदा हुआ है, क्या किया है आपने और क्या करने वाले हैं। किसानों के सामने आप किसान होने के और ऑनेस्ट होने के उसमें आपने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को नाराज किया। जब आप वेस्ट बंगाल वाला अपना तेवर अपनाए हुए थे तो भाई वही सूट करता था रूलिंग पार्टी को, आप उसको कंटिन्यू करते, लेकिन आपने बीच बीच में आके चीजें कर दी। उस दिन जो इनसे गड़बड़ी हुई है वो ये कि इन्होंने सुबह सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे की थोड़ी सी तारीफ कर दी, थोड़ा सा विपक्ष को इस भाव में बोला कि पक्ष विपक्ष की कटुता दूर होनी चाहिए, फिर उनको बोलने का पूरा मौका दे दिया। और जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट मोशन था वो सरकार की बजाय विपक्ष वाला जो है आपने स्वीकार कर दिया। तो जाहिर है उसमें किरकिरी तो सरकार की होगी। अब ऐसी किरकिरी के बाद और अंदर क्या हुआ, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि हफ्ते भर पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मिले थे, तो आपको मालूम नहीं कि कौन सी खिचड़ी पकी होगी जब आप सरकार के 3-4 प्रमुख नेताओं में से किसी एक के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा ना कि ये क्या कर रहे हैं। और जब आपका रुख और तेवर थोड़ा सा न्यूट्रल या उधर विपक्ष की ओर मुड़ रहा है, तो ऐसे में आप अविश्वास के शिकार सरकार की तरफ से भी हुए हैं। तो ये दोनों तरफ से अविश्वास के शिकार हुए। अब विपक्ष का विश्वास तो इन्होंने पहले ही खो दिया था और सारी सीमाएं लांघी थी, मर्यादा की भी सीमाएं लांघी थी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जिसके लिए आप कर रहे थे उनका भी आपने कहीं ना कहीं विश्वास खोया और आज इस स्थिति में आए हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि वो अगर मुंह खोलते हैं तो क्या होता है? जाहिर है मुंह खोलेंगे तो कोई ना कोई ऐसी बात निकलेगी कि अंदर क्या हुआ। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या खामोश रहेंगे या फिर और कुछ बोलेंगे या विपक्ष को एक नया हथियार मिलेगा। इसमें तो थोड़ा अभी मुझे लगता है वक्त लगेगा। लेकिन आप एक दृष्टि से ये भी देखिए, जयराम रमेश जी ने जैसे उनकी तारीफ की, उससे ऐसा लगता है कि क्या ये कांग्रेस के किसी प्लॉट के शिकार हो गए? क्या राहुल गांधी का ऑपरेशन सफल हुआ कि 4 बड़े लोगों में से एक को हिट विकेट हो जाना पड़ा? ये कुछ बातें ऐसी आने वाले दिनों में इसको जो है वो देखना होगा कि ये कैसे खुल के आती है बात। एसआईआर की जो बात आपने की है, वकील साहब ने बड़ी डिटेल चर्चा की और बड़ी डिटेल में उसके बारे में कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं तो मानता हूं कि इस डिटेल में अगर जाएंगे तो आप उनके जाल में ही फंसेंगे, क्योंकि वो 4 चीजें प्रमाण ला के रखेंगे कि देखिए देखिए साहब ऐसे ऐसे है और देखिए देखिए ऐसा फेक वीडियो है, तब तक तो चुनाव निकल जाएगा। मैं तो इस पूरे प्रोसेस को खारिज करता हूं कि मूलभूत बात यह है कि आपके ऊपर जब दाग है, जब आपके ऊपर ये अविश्वास हो रहा है और वो भी समय को लेके आप क्यों कर रहे हैं इस वक्त, आप इसी मतदाता सूची से लोकसभा चुनाव करवा चुके हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि इस मतदाता सूची के जो सो कॉल्ड आपके अनुसार जो नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमारी या और जो लोग आए थे उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था?
मोदी जी को वोट दिया था पिछले लोकसभा में, आप उसको निकालना चाहते हैं। आप किसको निकाल रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं? साल भर के अंदर इतने मैसिव रिवीजन की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी है? और इतना ज्यादा क्या हुआ? आप दूसरे देशों का भी देखिए कि वहां किस तरह से लोकतंत्र चलता है, और लगातार संसद में सवाल उठ रहे हैं, आप पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है। चोरी का मतलब चोरी होता है। इतने बड़े पैमाने पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, और आप जो है कि उस प्रोसेस में किसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं? भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत की जनता के लिए। भारत की जनता उस पर सवाल उठा रही है। तो आपको पारदर्शिता लाना चाहिए, आपको विश्वास लाना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये अभी क्यों, आप 2 महीने टाल दीजिए, 3 महीने टाल दीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, आफत तो नहीं आ गई, इसी मतदाता सूची पे हुआ ना। तो एक विधानसभा चुनाव और सही, उसके बाद आप मैसिव रिवीजन कर लीजिए। अगर ये गलत नहीं होता तो टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती। आंध्र में बैठे हुए इसकी आग महसूस कर रहे हैं, वो तो महसूस कर रहे हैं तभी तो लिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आपकी वजह से आंदोलन खड़ा हो गया कि आप जिसको लगातार आप बंगाली लोग भी हैं, उनको सबको आप बांग्लादेशी कह देंगे क्या? सबको कह देंगे। अगर यही था तो इससे अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले तक आपने पूरे देश से कितने बांग्लादेशी निकाले? अगर आप इतने गंभीर थे तो 11 साल में, 16 साल में कितने निकाल दिए? जब चुनाव आता है तो आपको दिल्ली में बांग्लादेशी नजर आते हैं, झारखंड में नजर आते हैं। जी, यही बात अभी तेजस्वी यादव ने भी कही। उन्होंने कहा कि ये तो नाकामी फिर नीतीश कुमार की है और ये नाकामी नरेंद्र मोदी की है। 11 साल और 20 साल, सिर्फ 17 महीने तो दोनों की यहाँ पर सरकार थी। अगर इन्हीं घुसपैठियों के वोट आप ले लेते हैं, आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं और आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और अब अचानक आपको सब घुसपैठी भी नजर आ रहे हैं, फर्जी वोटर भी नजर आ रहे हैं, डेड भी हैं, और 2 जगह भी उनके नाम जो शामिल हैं। तो ये सीधे तौर पर जो हिपोक्रेसी है, इसको उजागर किया जा रहा है। देखिए, दरअसल उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, कोई मुद्दे से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हर हालत में बिहार चुनाव जीतना है। इस समय केंद्र की सरकार जितने प्रकार के उसमें आलोचनाओं में घिरी हुई है, सवालों में घिरी हुई है, आप आर्थिक मोर्चे हो, चाहे वो विदेश नीति का मसला हो, चाहे रक्षा नीति का मसला हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये सवाल इतने गंभीर और गहरे हो गए हैं कि इसका जवाब देते हुए सरकार को नहीं बनता। यहां से लेके पूरे विश्व भर में आपकी आलोचना हो रही है। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को, चाहे वो आई.के. गुजराल और एच.डी. देवेगौड़ा क्यों न रहे हो, चंद्रशेखर 6 महीने के क्यों न रहे हो, विदेश के किसी व्यक्ति ने एक लाइन सवाल उठाया हो तो बता दीजिए। आज विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, उसके राष्ट्रपति माय फ्रेंड डोनाल्ड जो भी कहिए आप उनको, और आपके 20, 22, 24, अब तो गिनती खत्म हो गई कि कितनी दफा वो कह चुके कि मैंने मध्यस्थता कराई, और आप एक दफा भी बोल नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रवक्ता ने बोल दिया, विदेश सचिव ने बोल दिया। आप स्वयं उठ के बोलिए ना माइक उठा के। आप तो स्वयं माइक उठा के बोलते हैं, घंटों घंटों भाषण दे देते हैं। आप एक दफा जोरदार भाषण दीजिए कि कोई ऐसी मध्यस्थता नहीं हुई थी, कोई आपका रोल उसमें नहीं है, और आप धमकी देना बंद करें, आपकी धमकी के कारण कोई युद्ध नहीं रुका है। आप क्यों नहीं बोल पाते हैं? तो ये इतने प्रकार की आलोचनाओं में गिरे हुए। एयर चीफ मार्शल ने साफ साफ कह दिया, ऑन रिकॉर्ड है, पूरे विश्व को पता है कि उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल डिलीवरी नहीं हुई किसी भी प्रकार के। आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वो तैयारी नहीं, रक्षा की तैयारी नहीं है। 43 स्क्वाड्रन जो है सैंक्शन है, उसमें 33 अभी तक पूरा, उससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आप जो कर रहे हैं उसको लेके इतनी सारी आलोचनाएं हैं, इतनी सारी विफलताएं हैं कि आपके लिए बिहार जीतना आवश्यक हो गया है। क्योंकि बिहार जीत गए तो आप दुनिया को बताएंगे कि देखिए मैं बहुत लोकप्रिय हूं, मैं हूं तो मुमकिन है। और मेरे एज का भी सवाल मत उठाइए, 75 साल नहीं, मैं तो अभी और 25 साल काम करूंगा।
ये जो बातें हैं ये अब विपक्ष को ठीक से एहसास हो रहा है। तो चाहे तेजस्वी यादव ने जो बात कही है, राहुल गांधी ने जो बात कही है कि अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक सवाल उठे, तब तो थोड़ा थोड़ा लोगों को डाउट लगता था। जब हरियाणा के डॉक्यूमेंट और सीसीटीवी फुटेज और डिटेल मांगी गई तो आनन फानन में आपने कानून बदल दिया कि नहीं साहब ये नहीं दिया जा सकता है। आप कानून बदलते हैं, चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति का निर्णय अपने हाथ में लेते हैं और फिर कहते हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। संसद में जब सवाल उठाया जाता है तो कहते हैं नहीं वो तो स्वतंत्र संस्था है। भाई स्वतंत्र संस्था कैसे हो सकती है? एक 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 चुनी हुई सरकार उसके चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति का निर्णय अपने हाथ में लेती है, वो स्वतंत्र कैसे हो गई? और स्वतंत्र हो गई तो उसके लिए कहां लोग जाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां कोई सुनवाई नहीं है। वहां इससे पहले जो हो रहा था वो देश ने देख लिया कि भाई किस तरह से गणेश परिक्रमा करके सब कुछ। दुष्यंत दवे ने जो बात कही है अब पेशा छोड़ने से पहले वकालत का, ये ऐतिहासिक है कि वो क्या कह रहे हैं उनको सुनिए। दुष्यंत दवे अगर कह रहे हैं कि सरकारें मिली हुई हैं, उनके अनुसार फैसले किए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस लोकतंत्र में लोग जाएंगे कहां? आपको और आप इस बिल्कुल ऐसा करके कितने दिन आप चला लेंगे? विपक्ष जगा हुआ है। टीडीपी वहां से आपको लेटर देके एक इशारा कर रही है कि अगर आप ज्यादा, क्या पता जगदीप धनखड़ भी कुछ ऐसा सोच रहे हो, क्या पता उन्होंने भी आपको भय लगा हो कि भाई कुछ ऐसा इनकी अंतरात्मा न जग जाए राज्यसभा में। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं ये सवाल अब दबने वाले सवाल नहीं है। चारों तरफ से एक दबाव, एक प्रेशर बन रहा है। एसआईआर को लेके आपको पारदर्शी होना पड़ेगा। आपको बिहार में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करा पाते हैं तो ठीक है, नहीं करा पाते हैं तो मुझे लगता है कि अब लोगों को जनता के पास ही जाना पड़ेगा, उसी और वही जनता की अदालत में ही फिर इसका फैसला हो पाएगा। जी बिल्कुल, और ये लग ही रहा है क्योंकि अरुण जी बहुत गंभीर बातें अभी यहाँ पर ओंकारेश्वर जी ने कही है। लगभग देश का जो तो पूरा हाल है उसको यहाँ पर खोल के उन्होंने एक तरह से रख दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये 3 चीजें आप इसमें शामिल करें, ये हमारा सजेशन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आदेश दे सकता था कि आप ये शामिल करें, हम ये चाहते हैं, और उन्होंने एफिडेविट में कह दिया चुनाव आयोग ने कि हम इस सजेशन को नहीं मान रहे। अब 28 तारीख को जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्या आप कोई उम्मीद देख रहे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि क्या अंतरिम रोक इस पर लगेगी? और अगर नहीं लगेगी तो फिर क्या आखिरी रास्ता बचता है? क्योंकि अभी ये कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से कि असली खेल तो दरअसल 1 अगस्त के बाद शुरू होना है। यानी कि जब ये लिस्ट बन जाएगी, ड्राफ्ट जो तैयार हो जाएगा, असली खेल तो तब होना है जब बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जाएगा। क्योंकि उनका ये कहना है कि करोड़ों लोग जो हैं वो बाहर काम करते हैं, वो कैसे आएंगे? जेडीयू के एक नेता जो है एमपी, उन्होंने कल ये साफ तौर पर कहा कि मेरा बेटा अमेरिका रहता है, वो वोट करने नहीं आ पाएगा। ये तो तुगलकी फरमान है और ये बेसर पैर की पूरी चीज है। और अब जेडीयू के नेता, एमएलए, एमपी जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। तो अब इसको आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? पर है जो अरुण जी की कह आवाज रहे हैं खोले कि जी, आ रही है आपकी आवाज आ रही कि हाँ, कि असली खेला जो है 1 अगस्त के बाद होगा, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी तो ये हुआ है कि लोगों ने किसी भी तरह से फॉर्म भर दिया है, और चूंकि नीचे में बवाल ना हो और बीएलओ पिटे नहीं, तो उन लोगों ने जो है 1 महीने में फर्जीवाड़ा करके जितने लोग लोकल थे सबका फॉर्म भर दिया कि भाई हमें लोग आके नहीं तो पीटेंगे वहां बिहार में, तो उनका पैसा छीन लीजिए लेकिन वोट मत छीनिए, है ना? ये है वहां की सेंसिटिविटी। तो अब लेकिन उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। जो आपने कभी डॉक्यूमेंट दिए नहीं, वो डॉक्यूमेंट लेके कहाँ से आएगा? लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो आधार से बन सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट लोग बना बना के और पैसा खर्च करके, बिहार में कोई भी काम बगैर घूस के नहीं होता है, ये मैं कह रहा हूँ। आप और पैसे देने के बाद भी काम नहीं होता है। और वो सरकार जैसे अभी पूरे लैंड का डिजिटलाइजेशन कर रही थी, तो लोगों के पास रिकॉर्ड ही नहीं था, तो 20-20, 30-30 हजार रुपए वो लोग दे रहे थे कि भाई मेरा रिकॉर्ड निकालो। तो ये तो नटोरियस है, उससे ज्यादा करप्ट तो कोई जगह ही नहीं है। तो ये जो भी उन्होंने जो वो कहा
अब वो डिसाइड करेंगे प्रमुख और बीएलए के साथ बैठ के भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव से कि तुम हमको बताओ कि ये कौन से 10% वोट हम काटे, माइनॉरिटी के हों या जो श्योर शॉट उस तरफ गिरेंगे। यही इनका खेल है, क्योंकि उनको तो रिसीट दी नहीं है और ये भी नहीं दिया है कि कौन से आपने कागज दिए। सपोज जो इलेक्शन कमीशन ने कागज मांगे हमने दे दिए और हम निश्चिंत बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पास कोई रसीद तो है नहीं। रसीद तो हम कहते हैं कि भाई देखिए, अब वो देखते हैं कि नहीं ये तो कांग्रेस का या आरजेडी का वोटर है, इसका नाम हटा दो। अब मैं क्या प्रमाण दे सकता हूँ कि मैंने जो है अपना फॉर्म भरा और उसमें हमने डॉक्यूमेंट दिए। ये तो एक इंस्टेंस है। दूसरा इंस्टेंस है कि बीएलओ ने मेरा फॉर्म भर दिया बगैर डॉक्यूमेंट के, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब जब आया स्क्रूटनी में तो हमने जो है, अब हमें तो बीएलओ कह रहा है नहीं नहीं आपका नाम तो रहेगा। अब वहां पर आपने धीरे से, तो अब आप क्या लेंगे? जब फाइनल सूची आवेगी तो इतना कम समय बचेगा कि उसको रेक्टिफाई करके फिर से इंक्लूड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उनका जो, और ये जो है इस मेहमान चुनाव आयोग को मालूम था कि इतना कम समय रहेगा और इसीलिए इसने लास्ट मोमेंट पर जो है जो किया 24 मई को कहा। और इनका जस्टिफिकेशन सुनिए, हमने इसलिए किया कि जो 1 अगस्त एक प्रावधान है कि जो लोग 18 साल के होते हैं हर क्वार्टर में उनका वोट मरता है, तो एक इंटरिम है फर्स्ट क्वार्टर में 1 अप्रैल को, एक वैसा ही रिवीजन जो होता है 1 जुलाई को, एक होता है 1 अक्टूबर। तो उसमें जुड़ते जाते 4 बार होता है। तो उसका इन्होंने जो है एक्सक्यूज बनाया। तो फैक्ट है कि इलेक्शन को अक्टूबर में होना ही है। तो जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब वो पन्ना प्रमुख से बैठ के अमित शाह के लोगों के साथ बैठ के जहां जहां जितने को निकालना, जो प्रोफाइलिंग है, कौन इनका कैंडिडेट है जो इनको वोट नहीं देगा, कास्ट वाइज, माइनॉरिटी वाइज, पुअर वाइज, ये काट के 10% आपका वोट कम कर देगा। और इसीलिए ये 71 लाख को गायब किए हैं, क्योंकि ये 10% करीब करीब होता है। अगर आप काट दें 8 करोड़ में, तो यही खेला है, यही करके आ रहे हैं। लेकिन वहां चूंकि पकड़ा गए, ये नया हथकंडा निकाला, तो उसमें कोई, तो अरुण जी, सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई उम्मीद लगती है जिस तरह से जुडिशरी का जो हाल है? ये मैं बहुत, जो मुझको कोई हिचकिचाहट नहीं है ये कहने में कि ये डिपेंड करता है कि इस केस को कौन सुनता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर ये उसी जज के यहाँ जाता है जिन्होंने चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट नहीं किया, उसका केस नहीं सुना और ये कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो, और फिर भी जो है कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करने की तो बात दूर रही। अपॉइंटमेंट हुआ उनका फरवरी में, हम आ गए जुलाई में, हर चीज के लिए सुनने की फुर्सत है, लेकिन डेमोक्रेसी लूटी जा रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं है। तो ये एकदम, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ओंकारेश्वर जी? आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक सेकंड, मैं आ रही हूँ अरुण जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ओंकारेश्वर जी? मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि क्या इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है कि हम बाहर को ये कागज वैध दस्तावेज नहीं मानेंगे? कहा है ना अरुण जी? तो क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट में जाके यही कहा है ना कि आधार कार्ड को हम वैध दस्तावेज नहीं मानेंगे। नहीं, वो उन्होंने कहा है कि आधार में खुद ही वो कहते हैं कि ये जो है इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, लेकिन ये चुनाव आयोग नहीं कहता है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है ना, नहीं प्रूफ ऑफ सिटीजन नहीं है ना। चुनाव आयोग को, महामहिम को कहना चाहिए कि महामहिम चुनाव पूरे बिहार के 8 करोड़ लोगों के आधार कार्ड को आप डिस्कार्ड कर रहे हैं।
पूरे Yes. बिहारियों के आधार कार्ड को, और अगर आप आधार कार्ड को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो पूरे देश के आधार कार्ड को डिस्कार्ड कर रहे हैं। वो आधार कार्ड जो बिना जन्म प्रमाण पत्र के, बिना स्थानीय आवास प्रमाण पत्र के बनता ही, तो आपने तो नहीं, नहीं। पूरी बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। अगर आप आधार कार्ड को, आप 2-4 लोगों के आधार कार्ड को आप फर्जी मान सकते हैं, आपने कह दिया कि आधार कार्ड को हम आधार ही नहीं मानेंगे, तो ये तो पूरे बिहार के लिए अविश्वास की बात है कि पूरे बिहार का आधार कार्ड आप आधार नहीं होगा, बिहारियों का आधार कार्ड इस देश में माना नहीं जाएगा। कैसे हो सकता भाई? 2, 4, 10, 20 आप एग्जाम्पल दीजिए कि ये 100 एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल अगर आपको दूसरे राज्यों में भी मिले हैं तब क्या करेंगे? अगर महाराष्ट्र में भी मिले, अगर गुजरात में भी 10-20 फर्जी मिल जाएं आधार कार्ड, आधार कहीं भी फर्जी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको मतदाता से मताधिकार से वंचित कर देंगे उसी आधार पे, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि एक डॉक्यूमेंट को आप इनकार कर रहे हैं। ये हमारे पूरे अस्तित्व को इनकार कर देना है पूरे। जी सुनिए मेरी बात सुनिए। जी अगर आप चले जाइए रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में या इलेक्टरल रोल के 23 सेक्शन 23(4) में साफ लिखा हुआ है कि आधार से आप अपना जो है ये एविडेंस दे सकते हैं। वो एक्ट में लिखा हुआ है, उस एक्ट का संशोधन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि बहुत बड़ा प्रश्न है ना ये। तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करे या नहीं निर्णय करे, ये तो कॉमन सेंस और कॉमन जस्टिस का मामला है ना। आपने अगर आधार कार्ड को डिस्कार्ड किया एज ए प्रूफ कि हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, तब तो फिर 8 करोड़ लोगों का, फिर तो इस देश के 80 करोड़ लोगों का आधार कार्ड फिर बेमानी हो जाएगा। फिर काहे का वन नेशन वन कार्ड किस लिए बनाया था फिर आपने? इसीलिए हम फिर क्या लेके आएंगे? उसी आधार कार्ड के आधार पे पैन कार्ड बनता है, उसी आधार कार्ड के आधार पे आपको आज हर चीज में जाइए, पासपोर्ट आइए तो आधार कार्ड लेके आइए। आप कह रहे हैं आधार दस्तावेज नहीं है। आधार बना कैसे? और अगर उसमें गड़बड़ी हुई है 2-4 नहीं, 2-4 हजार नहीं, 2-4 लाख, तो ये गड़बड़ी उस व्यक्ति की है जिसने आधार बनाया। ऐसे कितने लोगों पे FIR किया आपने? कौन से अधिकारियों को पकड़ा कि तुमने इनका आधार गलत कैसे? क्या मेरे घर में बनता है? वकील साहब अपने दुकान में उसको अपने चैम्बर में बनाते हैं। आधार बनाता कौन है? सरकारी मशीनरी बनाती है ना। आप उसको डिस्कार्ड कैसे कर सकते हैं? जब उसको रिकग्निशन लॉ में दिया हुआ है तो बगैर अमेंडमेंट करके आप एक तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते। दूसरा, सिटीजनशिप डिटरमिन करने का जिम्मा जो है वो होम मिनिस्ट्री का है, आपका नहीं है। बिल्कुल। तो आपका है आइडेंटिटी प्रूफ, आपको वो आइडेंटिटी प्रूफ आप ही का एपिक, जो हमारे पास 2000 से एपिक कार्ड है, आप उसी को आप एक सर्कुलर निकालते कि कल से सारे एपिक जो हमने इशू किए वो हम उसको कैंसिल करते, क्योंकि उसके अंदर में हमें लगता है कि 20% फर्जीवाड़ा आ गया है, हमने गलत बेईमानी करके 20% दिया। आप ये नहीं कह रहे हैं कि एपिक आपने इशू किया वो जेन्युइन नहीं है। आज भी आप चले गए। मैं ऐड करना चाहता हूं, इस देश में या पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से अपराधी पकड़े जाते हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं जिन्होंने फर्जी पासपोर्ट का जरिया लिया और इस देश से उस देश पहुंच गए। क्या इस आधार पर किसी भी देश ने अपने पासपोर्ट को खारिज कर दिया है कि वो सारे नागरिकों के पासपोर्ट पे डाउट करती है? अरे भाई, जिसने किया सिर्फ उसको आप पकड़ते हैं और उसका प्रमाण रखते हैं कि ये फर्जी है। ये नहीं कह रहे हैं। अजीब हाल है, उसको आप डॉक्यूमेंट मानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आधार कार्ड जो इशू हुआ है वो फर्जी है। वो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक केवल एक सिटीजन को वोट करने का राइट है, और आधार जो हम पहले मानते थे उसको अब हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आधार के जो UDIP उसका जो रेगुलेशन बना है उसके अंदर में ये लिखा हुआ है कि इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो उस बात को ये लेके लटक गए हैं, क्योंकि ये तो ज्ञानी है ना। वो 14 चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे ना,
वो कहीं पीसीएस या एसडीओ रैंक के थे, ये तो आईसीएस के बाप है। तो इनको इतना नॉलेज है कहाँ आप का एक बात ब्रह्मांड का बताइए, knowledge है। हाँ, ठीक है, एक पॉइंट उठाया कि ये वहां लिखा हुआ है कि ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। तो मैं ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप लिखने का काम, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप लिखने का काम भारत सरकार का है, चाहे गृह मंत्रालय का है, चाहे किसी भी मंत्रालय का है ना। ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप उन्होंने क्यों नहीं लिखा? इस बात का सवाल उठना चाहिए कि फिर पूरे देश के लोग कहां से लाएंगे प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? अब जो व्यक्ति लाखों की संख्या में बिहार से माइग्रेट होके दिल्ली, बिहार में, मुंबई, बेंगलोर में, हैदराबाद में काम कर रहा है, उसके पास उसका तो मतदाता सूची भी नहीं है। जो महिलाएं शादी करके अपने गांव से दूसरे गांव चली जाती हैं, उसको तो उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट पूछिएगा तो उसको नहीं मिले, उसको तो उसका इस घर की नहीं रही, उस घर की नहीं रही, कहां से आएगा? तो बड़े पैमाने पे ये जो यहाँ पे और जो लोग माइग्रेट करते हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, लॉकडाउन के सामने समय आपने देख लिया कि लाखों की संख्या में लोग थे जो बिहार यूपी जा रहे थे, वापस जा रहे थे। इन लोगों का मतदाता सूची कहां से आएगा? कौन से आधार? एक आधार कार्ड ही वो आधार था जो हमें बताता था कि हम भारतीय नागरिक हैं। अब आप टेक्निकली उसको छुपा के घुसाए हुए हैं कि नहीं, मैं मतदाता के समय इसको नहीं मानूंगा, उसी आधार कार्ड पे हम अपना पैन कार्ड बनवाएंगे, उसी आधार कार्ड पे हम अपना पासपोर्ट देश विदेश जाने का बनवाएंगे, और आपने कहीं स्टार डाल के अंदर लिख दिया है कि ये वैध मतदाता वो नहीं रहेगा। तो ये तो सरासर धोखाधड़ी है जनता के साथ। जी बिल्कुल। और लास्ट में अरुण जी, सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ये देखिए कि वोटर आईडी जो उनकी तरफ से ही दी गई है, यानी कि जो आप बना रहे हैं वोटर आईडी, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। आप राशन कार्ड नहीं मान रहे, आप वोटर आईडी नहीं मान रहे, आप मनरेगा का कार्ड नहीं मान रहे, आप आधार कार्ड नहीं मान रहे, यानी कि जो ज्यादातर लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही मान्य नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट आपको सजेस्ट करता है तो आप कहते हैं कि हम आपका सजेशन नहीं मानेंगे। नहीं तो ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जब जज कह रहे हैं कि मेरे पास भी ये डॉक्यूमेंट नहीं है और उन्होंने जब सजेशन किया, तो ये अपने को किसी से कम नहीं मानते हैं। इनको एरोगेंस है और ये या तो कहीं से मैनेज किए हुए हैं। अब कल परसों एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव की प्रक्रिया जब चालू हो जाती है तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक जगह है किसी लेडी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उसमें इंटरफियर किया। तो ये जो इनको एक सुप्रीम कोर्ट इज्जत दे रहा है कि भाई ठीक है तुम्हारा काम है। हाँ, राज ठाकरे जो है बाला साहब ठाकरे के लड़के नहीं हैं, हम जो है ये सिंबल जो है ऑपोजिट साइड को दे देते हैं। तुमने बहुत जाति और मनमानी करी, अब्यूज किया अपने पावर को, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये लकीर ड्रॉ करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये हिम्मत है कहने की कि ज्ञानेश कुमार यू आर ऑन प्रोबेशन, तुम्हारा चुनाव जो है भाजपा ने किया है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि सरकार चला रही थी, तो क्या अंपायर को कल पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडिया खेलेगा तो क्या पाकिस्तान को अंपायर बनाने का वो हक देगा? ये उसमें सवाल उठता है। क्या सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव को जज अपॉइंट करने का हक देता है? तो ये कैसे होगा कि जो एक निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव आयोग, उसको जो है मोदी जी और शाह जी मिलके अपॉइंट करेंगे? और ऐसे इतने सारे आईएएस अफसर थे, उसमें उनको एक यही आईएएस अफसर मिला जो कि इनके अंडर में 8 साल तक काम किया था। ये तो परफेक्ट ट्यूनिंग है ना, तो हिज मास्टर वॉइस। अमित शाह को क्या चाहिए? इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इनकी जो बुद्धि है वो जो है इज टू क्लेवर एंड इज ट्राइंग टू बी क्लेवर। अब ये है कि जजेस जो कानून जो देख रहे हैं, जो इन्होंने बात कही कि इनका काम नहीं है, जो चला आ रहा है या जो ऑब्जर्वेशन लास्ट टाइम में दिया गया, सुझाव दिया गया, तो उसके खिलाफ भी वो जा रहे हैं। तो इनकी पूरी मंशा है कि हिंदुस्तान के वोटर लिस्ट से हम जो है माइनॉरिटीज का नाम निकाल लें, हम जो है वंचित लोगों का नाम निकाल लें,
SC ST का नाम निकाल दें, और जो पिछड़े के अति पिछड़े लोग हैं जिनके पास ये कागज नहीं है, और केवल जो है मैं भक्तों का और संपन्न लोगों का उसमें नाम छोड़ूं कि हमको वो 10% वोट जो मेरे अभी कम पड़ रहे हैं वो हमको मिल जाए। क्योंकि देखिए RSS वगैरह में बेईमानी करके जीतना बुरा नहीं माना जाता है, वो जो है ना वो विंक करते हैं, मारते हैं, आंख हो गए कि चलो करो। और ये कल्चर इनका ऊपर से नीचे तक है। ये जब अंग्रेज थे तब भी उनके साथ मिलके जो है बेईमानी करते थे। जब हमारी यहाँ बनी तो आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोएलिशन में हर कोएलिशन पार्टनर के साथ ये बेईमानी करते हैं। तो इनका वही हिस्ट्री है, वही रहेगा। तो इसलिए इसमें जाहिर सी बात नहीं है है। अरुण जी, और यही तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही है क्योंकि उनको ये पता चल रहा है कि तमाम और जो अब तक हथकंडे अपनाए गए हैं वो खुलकर देश के सामने आ गए हैं। तो इसीलिए बिहार में एक नया मॉडल लेकर आया गया है। ये बिहार मॉडल है, ये एक्सपेरिमेंट है, और फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट पूरे देश में किया जाना है। सवाल ये है कि अगर बिहार में इस पर रोक नहीं लगी तो फिर आगे और क्या होने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक उम्मीद जुडिशरी से, जिस तरह से आपने कहा कि कौन जजेस सुन रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। सोचिए हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। और दूसरी उम्मीद बचती है, जाहिर सी बात है, जनता के बीच में जाकर जन आंदोलन करना। और क्या उससे ये रुकता है या नहीं रुकता है? फिलहाल जो तेवर हैं वो उनको पूरा खुला मैदान जो है वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को वो दिया गया है, इसीलिए वो इतनी अकड़ में जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से जवाब दे रहे हैं वो सबके सामने है। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी आपका, और अरुण जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।